नमस्कार। घड़ी में 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। आपके साथ मैं हूं ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वांचल के ताबड़तोड़ दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। गोरखपुर के बाद मऊ और वाराणसी का दौरा करेंगे। मऊ में विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे सीएम योगी। मऊ में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके साथ ही योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। पुलिस लाइन में आवासीय भवनों का करेंगे निरीक्षण। मऊ के बाद वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, जहां पर बीएचयू में निर्माणाधीन परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। अधिकारियों के साथ विकास कार्यों को लेकर करेंगे चर्चा। वहीं भुल्लनपुर पीएसी में निर्माणाधीन बैरक का लेंगे जायजा। तो संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में निर्माण कार्यों का भी देखेंगे आज। तो आज वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करेंगे सीएम योगी। कल गाजीपुर और जौनपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। तो लगातार पूर्वांचल दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और कहीं ना कहीं पूर्वांचल में हो रहे कार्यों के विकास कार्यों का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही कई सारी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, तोहफा देंगे। इसके साथ ही तो अभी सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद हैं और करीब 2:45 बजे मऊ पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मऊ में कई सारे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही मऊ वासियों को कई सारी परियोजनाओं की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। तो मऊ के कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम है। इसके साथ ही आज वाराणसी भी जाएंगे, रात्रि विश्राम वाराणसी में करेंगे। अब आपको मऊ और काशी में सीएम का मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी बता देते हैं। 2:45 पर कलेक्ट्रेट मऊ में पहुंचेंगे सीएम योगी। करीब 2:45 से 3:45 तक कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे सीएम। इसके बाद 4 बजे से लेकर 4:30 बजे तक परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करते नजर आएंगे सीएम योगी। इसके बाद 4:40 से 4:50 तक पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवासीय भवनों का निरीक्षण करेंगे। तो लगातार जिस तरह से पूर्वांचल दौरा करते हुए सीएम योगी नजर आ रहे हैं, तो थोड़ी ही देर में कुछ ही घंटों बाद मऊ पहुंचेंगे। और मऊ में हमारे ग्राउंड जीरो से सहयोगी मौजूद हैं, प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार सुबह से ही हर अपडेट दे रहे हैं किस तरह से वहां पे तैयारियां चल रही हैं। और इसके साथ कुछ घंटों का वक्त ही बाकी है। प्रदीप, कुछ घंटों का वक्त बाकी है जब प्रदेश के मुखिया मऊ पहुंचेंगे। देखिए, एक सीरियस और संवेदनशील विधानसभा क्षेत्र माना जाता है। माफिया का और सीएम योगी पहली बार भी अगर मुख्यमंत्री रहे तो मऊ के लिए आते रहे और मऊ के लोगों के लिए सौगात देते रहे। यानी कहा जाए कि एक घेरा से मुक्ति दिलाना, यानी मऊ की जनता को एक जकड़े हुए सिस्टम से बाहर करने का काम सीएम योगी ने किया है। अगर मऊ की विकास की बात करें तो पूर्वांचल को ले लिया जाए, अर्थात गाजीपुर मऊ हो या गोरखपुर हो, वाराणसी हो, यहाँ से जो 4 लेन बनी है, अर्थात सीएम का विशेष ध्यान था कि सारे डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जाए। यानी विकास कार्य जो खुद पारदर्शिता के तौर पे दिखते मऊ में नजर आ रहे हैं, तो लोगों को एक बहुत बड़ी कयास है। और जहां तक तैयारी की बात की जाए तो तैयारी के लिए पूर्ण कर ली गई हैं। जो बाजारें हैं उन बाजारों को बंद करा दिया गया है। यहां तक कि सुरक्षा के चौकन्ने इंतजामात हैं कि मऊ एक सीरियस एरिया माना जाता है। अगर बात करें तो 73 करोड़ की कुर्की मऊ में की जा चुकी है अब तक, जो मुख्तार अंसारी के गैंगस्टर के करीबी रहे हैं। अगर पिछले एक दिन पहले की बात करें तो 42 करोड़ की कुर्की हुई। यानी जो दबंग उनके साथ गैंगस्टर में साथ दिया करते थे उसको उखाड़ फेंकने का अगर काम किया तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। तो जनता में एक बहुत बड़ा संदेश है कि वास्तव में करप्शन, भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में पूर्वांचल को लगे हुए हैं सीएम योगी। तो कहीं ना कहीं 204 करोड़ की सौगात से आज मऊ को जो है कि देंगे और मऊ के लिए एक बहुत बड़ी विकास की पहल होगी। जनता की भी उम्मीदें सीएम से लगातार बनी हुई हैं। अगर पिछले ग्राउंड की हम बात करें कि
पहले मुख्यमंत्री रहे सीएम योगी, तो घोसी रहा हो, कोपागंज रहा हो, मऊ के चप्पे चप्पे हिस्से पर उनका कार्यक्रम लगता रहा। मधुबन रहे तो मधुबन भी कार्यक्रम में आए। अर्थात कहा जाए कि विधानसभाएं 4 हैं मऊ में, लेकिन पहले से लेकर के अब तक हर विधानसभाओं में कार्यक्रम सीएम योगी के लग चुके हैं। तो जनता को एक जो नेता धरातल पे होना चाहिए, वो आस बनी हुई है। वो किसी समाज का व्यक्ति हो, लेकिन वो बढ़ चढ़ करके उम्मीदों के साथ, एक जागृत के साथ शामिल होना चाहता है। तो आज के कार्यक्रम में एक बड़ी सौगात की उम्मीद है। जी बिल्कुल प्रदीप, और देखिए जो जनता से लगातार जुड़ता है, मुलाकात करता है और उनकी समस्याओं को खुद उस क्षेत्र में जाकर उसका निरीक्षण करता है, तो कहीं ना कहीं जनता उनसे कनेक्ट होने की कोशिश भी करती है और उसी जनप्रतिनिधि को बेहतर मानती है जो सीधे तौर पर उनकी समस्याओं को सुनता है। शायद वही तस्वीर अब नजर आ रही है। प्रदीप, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, लौटूंगी आपके पास। संतोष ओझा हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। संतोष, मऊ के बाद वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी को लेकर कहीं ना कहीं चाहे सीएम योगी हो या फिर प्रधानमंत्री हो, उनके दिल में खास जगह होती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी जगह बेहद खास है और उसको देखते हुए एक जो कायाकल्प किया जा रहा है, जो विकास कार्य किया जा रहा है, उस पर खासा नजर भी होती है और वक्त वक्त पर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचते रहे हैं। देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि वक्त बेवक्त यदि कहा जाए तो ज्यादा अच्छा, बेवक्त भी सीएम पहुंचते रहते हैं और यही अधिकारियों के लिए कष्ट का सबसे बड़ा कारण बनता है। समझा जा सकता है कि आज जो फिजिकल जो आगमन है वो लगभग 5:24 पे आएंगे और आने के बाद ये मऊ के लिए चले जाएंगे। लेकिन यदि कल की बात यदि हम करें, कल के दौरे की बात करें, तो दौरों में जो विशेष रूप से 2 चीजें होंगी। एक ये कि बुल्लरपुर में पीएससी के बैरक और तमाम उनकी सुविधाओं के लिए सामान बन रहा है। 8 मंजिला भवन है ये। इस 8 मंजिला भवन का फिजिकल स्थलीय निरीक्षण करेंगे ये। इसके बाद ये संपूर्णानंद स्टेडियम जाएंगे जहां पे वहां का पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है और साथ ही साथ तमाम उन कार्यों का, विकास कार्यों का रूपरेखा देखेंगे, या ये कहा जाए कि फिजिकल सत्यापन करेंगे कि आखिर इन कार्यों में विकास तब और अब में क्या अंतर है। समझा जा सकता है कि हर बार आने के बाद वो न केवल स्थलीय निरीक्षण करते हैं बल्कि उन जगहों पर जाके उन विकास के गुणवत्ता और विकास के तेजी, या ये कहा जाए कि विकास कार्यों के क्रम को भी जांचते हैं और यही आज भी कल भी करेंगे। समझा जा सकता है कि कल शाम के एक कार्यक्रम में 3 बजे के कार्यक्रम में ये जो एक पुस्तक लिखी जा रही है मोदी @20, उस पुस्तक का विमोचन करेंगे। रुद्राक्ष में ये कार्यक्रम है। इस पुस्तक की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये, इसमें 21 अलग अलग बड़े विद्वानों द्वारा लिखी गई आर्टिकल है और मोदी सरकार के 20 साल के, या ये कहा जाए कि उनके राजनीति के 20 साल के पूरे अनुभवों को सारगर्भित किया गया है, एक जगह कलेक्शन किया गया है। इन 2 कार्यक्रमों में ये शामिल होंगे और शामिल होने के बाद देर रात ये वापस लखनऊ जाएंगे। जी बिल्कुल, वाराणसी में आज रात्रि विश्राम भी करेंगे। कहीं ना कहीं उनकी आगमन को लेकर तैयारियां भी तेज की गई हैं और इसके साथ ही अधिकारी अब चाक चौबंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार हर वक्त बेवक्त, जिसका जिक्र कर रहे थे संतोष, वाराणसी पहुंचते हैं और विकास कार्यों का जायजा जरूर लेते हैं। किस तरह से जो योजनाएं लाई जा रही है, क्या वाकई जमीन पर वो नजर आ रही है, उसका स्थलीय निरीक्षण खुद करते हैं। एसके वाजपेयी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। एसके, पूर्वांचल मिशन पर सीएम योगी आदित्यनाथ है। हम सब जानते हैं पूर्वांचल का अगर जिक्र करें, कहीं ना कहीं एनडीए के मुकाबले समाजवादी पार्टी की मजबूती ज्यादा है और शायद इसी को देखते हुए पूर्वांचल मिशन पर बीजेपी लग गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी पश्चिम में लगातार दौरे किए हैं, चाहे वो मेरठ रहा हो, गाजियाबाद रहा हो, मुरादाबाद रहा हो, सहारनपुर रहा हो। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे लगे थे और अब वो पूर्वांचल के दौरे पे हैं, जहां आज वो गोरखपुर में हैं। गोरखपुर से मऊ जाएंगे, मऊ में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। हालांकि दोपहर बाद लगभग 2:40 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कलेक्ट्रेट मऊ पहुंचेंगे, जिसमें करीब 2 से ढाई घंटे का उनका कार्यक्रम है मऊ में रहने का। वहां विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास, लोकार्पण और स्थलीय निरीक्षण भी मुख्यमंत्री को करने हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे। वाराणसी में भी कई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के, जहां वो एक भुल्लरपुर में जो पीएससी बैरक बन रहा है उसका स्थलीय निरीक्षण करने जाएंगे। साथ ही साथ सिगरा में जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है उसके स्टेडियम का भी निरीक्षण करने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना है। और जब जब मुख्यमंत्री वाराणसी पहुंचते हैं तो बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करते हैं, तो उस कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री देर रात
शामिल होंगे, जिसमें वो भगवान काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद रात्रि विश्राम काशी में ही करेंगे। कल भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वाराणसी में कई कार्यक्रम लगे हुए हैं। देर शाम तक मुख्यमंत्री वाराणसी में रहेंगे। तो सीधे तौर पर हम देखें तो चाहे वो गोरखपुर हो, मऊ हो या उसके बाद वाराणसी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो पूरब हो या पश्चिम हो, सभी जगह योजनाओं का तेजी के साथ क्रियान्वयन हो। जो योजनाएं चल रही हैं उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए। जो दिशा निर्देश लखनऊ से जारी होता है, वास्तव में उसका जमीनी स्तर पर कितना इंप्लीमेंट हो रहा है, इन सारी चीजों को खुद स्थलीय निरीक्षण में देखा जाए। और लगातार मुख्यमंत्री जिन जिन जिलों में जा रहे हैं, जहां वो अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हैं, वहीं स्थलीय निरीक्षण पर भी मुख्यमंत्री जाते हैं और खुद योजनाओं की प्रगति को देखते हैं। तो निश्चित तौर पर हम कहें कि बीजेपी सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि 2024 से पहले विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया जाए। कोई ऐसा मुद्दा न रखा जाए जिसको लेकर विपक्ष हमलावर हो सके। सीधे तौर पर जो योजनाएं लंबित हैं उनको पूरा करा दिया जाए, जो पूरी होने वाली है उनको जल्द से जल्द उनका क्लियरिफिकेशन किया जाए, ताकि उनका लोकार्पण हो सके और जिन चीजों को लेकर वायदे थे उनके शिलान्यास किए जाएं, ताकि तेजी के साथ उन योजनाओं पर काम शुरू हो सके। तो सीधे तौर पर यह फोकस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चाहे पूरब हो या पश्चिम हो, सभी जगह के लिए एक जैसा है और लगातार मुख्यमंत्री इस क्रम में कहीं ना कहीं दौरे कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और कोशिश यही है जो वायदे जनता से किए गए हैं उसको, जिस आधार पर योगी सरकार दोबारा आई थी, उसको जमीनी हकीकत दी जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष और प्रदीप आप दोनों का। और एसके, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। 19 से 23 सितंबर तक चल सकता है विधानमंडल का मॉनसून सत्र। मॉनसून सत्र में कुछ विधेयक पास करवाएगी सरकार, तो मॉनसून सत्र में विपक्ष पहले से कमजोर दिखाई देगा। सुभाषपा के अलग होने के बाद विपक्ष की संख्या 125 से 119 रख गई है। तो इसके साथ ही सुभाषपा पर सबकी नजर होगी, विपक्ष में बैठेगी या पक्ष में बैठेगी। सरकार ने सभी विभागों को अपडेट रहने का दिया है आदेश। इसके साथ ही विपक्ष के हर सवाल का संतोषजनक जवाब देने का निर्देश भी दिया है। यानी कि आप पहले से तैयारी करके आइए, जब सवाल पूछे जाएंगे तो उसका सटीक जवाब दीजिए। उस टाइम ये ना लगना चाहिए कि जो विधायक है वो तैयारी के साथ नहीं आए हैं। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसके, 19 से 23 सितंबर तक चल सकता है विधानमंडल का मॉनसून सत्र और इसे लेकर देखिए अब तैयारियों में भी जुट गए हैं। कई विधेयक लाने की भी बात कही जा रही है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आप पहले से ही तैयारी कर ले, सभी सवालों के जवाब की तैयारी कर ले, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं और सामने जवाब कुछ संतोषजनक नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार की फजीहत होती है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसका मानसून सत्र शुरू होने वाला है। उसको लेकर विधानसभा विधानसभा अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि अपने अपने विभाग से संबंधित जो चीजें हैं, जो तथ्य हैं, जो योजनाएं हैं, जो सवाल विपक्ष की तरफ से पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब पूरी तरीके से तैयार करके अपडेट के साथ आए। सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि मानसून सत्र जब तक चले बिना हो हल्ले के, बिना हंगामे के चले, जिसको लेकर तैयारियां पूरी तरीके से की जा रही हैं। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार बनने के बाद यह पहला मानसून सत्र होने जा रहा है, क्योंकि दूसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और लगातार जो चीजें उत्तर प्रदेश सरकार ने की हैं और विपक्ष जिन चीजों को लेकर सवाल उठाता है, तो निश्चित है कि ये सारे मुद्दे सदन में उठाए जाएंगे। तो उससे पहले विभागों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी विभाग अपनी अपनी योजनाओं और जो सवाल लगातार उठते रहे हैं उनकी जानकारी अपडेट के साथ रखें, ताकि जब भी ऐसा कोई सवाल सदन में उठता है तो उसका जवाब दिया जा सके। हालांकि 19 से 23 सितंबर तक यह सत्र चलने की उम्मीद है। अब देखना यह है कि कितने दिनों तक यह सत्र उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से चलाया जाता है। दूसरी एक बड़ी बात यह है कि कई ऐसे विधेयक हैं जिनको इस मानसून सत्र में सरकार की तरफ से सदन के पटल पर रखा जा सकता है, उनको पास कराया जा सकता है। उसको लेकर भी लगातार विभागों में तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि मानसून सत्र के जरिए उन विधेयकों को जिनके वायदे थे और जिनके लिए विधेयक लाने की जरूरत है, उन विधेयकों को भी सदन के पटल पर रखा जाए, ताकि इस सत्र के दौरान उनको भी पास करा लिया जाए। जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो अगर हम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के महागठबंधन की बात करें तो 6 से ज्यादा दल उनके साथ थे। हालांकि सुहेलदेव भारतीय समाज
पार्टी अब उनके साथ नहीं है और 6 विधायक सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अखिलेश यादव और उनके गठबंधन के पास 125 सीटें थी, अब वो 119 सीटें बचेंगी। तो उन 119 विधायकों के साथ ही सुहेलदेव समाज पार्टी के विधायक बैठेंगे या नहीं, ये भी एक विषय होगा। हालांकि वो लगातार बीएसपी से भी संपर्क में रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी संपर्क में रहे, लेकिन फिलहाल वो किसी में शामिल नहीं हुए हैं। तो बहुत ज्यादा उम्मीद यही है कि वो विपक्ष की तरफ ही बैठेंगे। दूसरा एक बड़ी चीज ये है कि अगर हम कांग्रेस की बात करें तो सिर्फ 2 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी का केवल 1 विधायक है, सॉरी बीएसपी का केवल 1 विधायक है, और निश्चित है कि वो भी इस सदन में अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। तो अब देखना यह है कि सदन के शुरू होते ही किस तरीके से विपक्ष का रुख रहता है, कैसे सरकार उनके सवालों का जवाब देती है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष सदन के दौरान उठाने की कोशिश करता है। जी ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। और अब खबर बिजनौर से है, जहां खेल मैदान में मुस्लिम ने पढ़ी है नमाज। तो मुस्लिमों ने ये नमाज पढ़ी है खेल मैदान में, राहगीर ने वीडियो बनाकर किया है वायरल। हिंदू संगठनों ने जताई है नाराजगी, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नगीना की गांधी मूर्ति झंडा चौक का आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं, जहां राहगीर ने एक वीडियो बनाया है जिसे वायरल कर दिया। तो उसी इस वीडियो को देखकर हिंदू संगठन जो है उस पर नाराजगी जता रहा है। बिजनौर का ये पूरा मामला है, जहां पर मुस्लिमों ने एक खेल मैदान में नमाज पढ़ते हुए ये वीडियो में नजर आ रहा है। हालांकि जब एक तरफ योगी सरकार की तरफ से ये साफ कह दिया गया है किसी भी पब्लिक प्लेस में आप किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियां नहीं कर सकते हैं, और उसके बावजूद इस तरह की तस्वीर आ रही है। और देखिए, इस तस्वीर के आते ही अब हिंदू जो संगठन है वो उस पर नाराजगी व्यक्त कर रहा है। इसके साथ ही अब पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फैजल खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फैजल, एक तस्वीर आई है बिजनौर से, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुस्लिम वर्ग के कई लोग हैं जो खेल मैदान में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहा है, जहां एक तरफ लगातार योगी सरकार इसको लेकर सख्त है और कार्रवाई भी कर रही है, उसके बावजूद एक के बाद एक तस्वीरें आ रही है। जा रहा है जिसमें साफ नमाजी कई सारे लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। अगर इसकी जांच की जाए तो बताया पुलिस द्वारा बताया गया है कि ये वीडियो पीछे से बनाई गई है, तो शकल की तो पहचान नहीं हो रही है, लेकिन हमने जांच के लिए टीमें लगा दी हैं, जल्द से जल्द खुलासा कर कार्रवाई की जाएगी। फैजल, इसके साथ ही एक बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद हैं, क्या अगल बगल के लोगों को इसकी जानकारी थी या किसी भी तरह के उन लोगों के बारे में जांच पड़ताल हो पाई है? देखिए, बताया ये जा रहा है कि लोग हमेशा शाम के टाइम खेलने आते हैं, जब खेलने के दौरान नमाज का समय हो जाता है तो नमाज अदा इसी मैदान में करते हैं। ये काफी दिनों से चल रहा है। आसपास के लोगों से जब पूछा तो उनका कहना यह है कि तो काफी दिनों से यही नमाज पढ़ते थे। अब फिलहाल किसी व्यक्ति ने इनकी वीडियो बनाई और वो वायरल कर दी। वायरल करने पर तत्काल प्रभाव पुलिस हरकत में आई है। पुलिस का साफ कहना यह है कि वीडियो पीछे से बनाई गई है, लेकिन अब जाँच के लिए टीमें लगा दी गई है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। ठीक है फैजल, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे, खबर हापुड़ से है, जहां मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर चले हैं लाठी डंडे, धारदार हथियार से हमला किया गया। मारपीट में दोनों पक्षों का आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल भेज मामले की जांच में जुटी है पुलिस। हापुड़ के सिंभावली थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव की ये पूरी घटना है। तो 2 पक्षों में ये मारपीट हुई है और मारपीट खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई और इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस वही मामले की जांच में जुटी हुई है। तो सिंभावली थाना क्षेत्र के हाजीपुर गांव की ये पूरी घटना आपको दिखा रहे हैं। दस के एजेंडे में आप बात करेंगे झांसी की। झांसी के खुशीपुरा में साइबर कैफे पर अचानक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सानिया छाबड़ा और एसडीएम झांसी ने छापेमारी की। आपको बता दें, साइबर कैफे में जाति और निवास प्रमाण पत्र में फर्जी तरीके से एडिट कर बनवाया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर मुकेश वर्मा ने साइबर कैफे पर छापेमारी की गई। मौके से मिले डॉक्यूमेंट को सीज कराया गया है। तो साइबर कैफे पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की ये छापेमारी हुई है। निवास प्रमाण पत्र जो है उस पर कुछ एडिटिंग करके जारी किया जा रहा है, तो उसी संदर्भ में हमने 2-3 लोकवाणी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया है।
किस तरह के डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए आपको? अभी बहुत अर्ली है स्टेज पे कहना। कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें प्राप्त हुए हैं इस लोकवाणी केंद्र से जो मुकेश बाबू वर्मा के नाम से संचालित है, और एक भट्टा गांव में नईम खान के नाम से संचालित है। डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के उपरांत ही कुछ कहा जाना संभव है। और अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां अपहरण कर नाबालिग के साथ रेप मामले के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें, पकड़े गए आरोपी पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। और अब खबर एटा जनपद से है, जहां एटा के कोतवाली नगर में एसएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह राघव एक्शन मोड में हैं। सुधीर कुमार सिंह राघव के एक्शन में आने से बदमाशों और गुंडों में खौफ बढ़ गया है। कोतवाल डॉक्टर की पढ़ाई कर चुके हैं, इसीलिए बदमाशों का इलाज अलग तरीके से कर रहे हैं। टीवी पे होंगे ना। मुजफ्फरनगर के नई मंडी थाना क्षेत्र के गांव मखियाली में बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि खूनी संघर्ष के रूप ले लिया और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जब घायल पक्ष अपनी शिकायत लेकर पुलिस चौकी पहुंचा तो दूसरा पक्ष भी वहीं पहुंच गया। वहां भी पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्ष भिड़ गए। उसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया और मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गए। ये थाना नई मंडी के ग्राम मुखियाली में 2 पक्षों में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आई थी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच करके जो भी मजबूर थे उनको चिकित्सा के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जिनका उपचार किया जा रहा है। और तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिन लोगों के द्वारा यह घटना कारित की गई है उनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी करके। वहीं उज्जैन में बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को भगवान महाकालेश्वर का दर्शन नहीं करने दिया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के विरोध की वजह से रणबीर और आलिया को उज्जैन से वापस लौटना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के इस कदम का अखिल भारतीय संत समिति ने स्वागत किया है। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि गोमांस भक्षी विधर्मी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को सनातन धर्मियों के मंदिर में प्रवेश करने से रोककर बहुत अच्छा काम किया गया। हमारे मंदिरों में गैर हिंदुओं का प्रवेश हजारों वर्षों से वर्जित है। इस नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए। इसका उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जिस प्रकार विधर्मी गोमांस भक्षी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को मंदिर के अंदर प्रशासन जबरिया घुसाने की कोशिश कर रहा था, अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश सरकार को यह चेतावनी देती है कि देश के हिंदुओं के मंदिर, सनातन धर्मावलंबियों के मंदिर कोई पर्यटन स्थल नहीं है जहां पुलिस किसी को भी वीआईपी के नाम पर प्रवेश दे सकती है। यह हमारे धर्मस्थल पवित्र स्थल हैं और इन पवित्र स्थलों पर गैर हिंदू प्रवेश वर्जित हजारों वर्षों से लिखा हुआ है। इसका पालन सुनिश्चित कराया जाए। और अब खबर ताजनगरी आगरा की है, जहां मोहब्बत के खातिर मुस्लिम धर्म छोड़कर युवती ने हिंदू धर्म अपना लिया और हिंदू धर्म के प्रेमी संग जीने मरने की कस्में खाते हुए एक दूसरे को हो गए। एक दूसरे का कभी साथ न छोड़ने का वादा कर एक नए जीवन की नींव रखी है। लेकिन ये बात एक विशेष समुदाय को रास नहीं आई। तभी तो 1.5 साल हो गए शादी के, लेकिन उनके परिजन आज भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। आर्य समाज मंदिर में विधि विधान से शादी करने के बाद भी उसे धमकियां मिल रही हैं। दंपत्ति जोड़े ने अपने अपने परिवार की सद्बुद्धि के साथ ही राधा रानी से प्रार्थना की है। अपनी सुरक्षा के लिए दंपत्ति जोड़े ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई। युवती का कहना है कि अगर हमारे साथ कोई अनहोनी होती है तो इसके जिम्मेदार परिजन ही होंगे। यह दंपत्ति आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं। आज से 1.5 साल पहले हिंदू धर्म अपना लिया था अपनी मर्जी से, बिना किसी जोर जबरदस्ती के। मुझे हिंदू धर्म बहुत पसंद है, मुझे उस पर बहुत आस्था है, मतलब भजन कीर्तन सब मुझे बहुत पसंद है। तो मैं अपनी मर्जी से, मैंने हिंदू धर्म पसंद है और मैंने अपनी मर्जी से शादी की है बिना किसी जोर जबरदस्ती के।
अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे समाज के लोग हैं और मेरे घर वाले हैं, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो मैं यहाँ आई हूँ बरसाने राधा रानी जी के दर्शन करने के लिए। तो मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे घर वालों को और मेरे समाज वालों को थोड़ी सद्बुद्धि दें, और मैं और मेरे पति, उनके घर वाले, हम सब आराम से रहें। लगा है कि हम लोग काफ़ी खुश रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने विवाह किया है। हाँ, और यही है कि अभी थोड़ी बहुत दिक्कत चल रही है हमारे परिवार में। ये दिक्कत कैसी चल रही है? विवाह किया है, फिर दिक्कत कैसी आ रही है? दिक्कत ये है कि जैसे कि मेरी बीवी है, ये सुजैन खान पहले थी, अब सुजाता आर्य है। इसने काफ़ी टाइम से ये मुझे पसंद करती थी, मुझे पता नहीं था। फिर मुझे भी लगाव होने लगा। फिर उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 1.5 साल पहले इनने हिंदू धर्म परिवर्तन कर लिया था। फिर हम दोनों ने एक दूसरे की बिना किसी दबाव के शादी कर ली है 3-4 दिन पहले। और अब ये है कि हम निवेदन ये करते हैं अपने परिवार से कि हमें परेशान ना किया जाए। पुलिस प्रशासन से भी मैं यही निवेदन करता हूँ कि हमारे ऊपर कोई ऐसी जो भी है सुरक्षा प्रदान की जाए। लगा है कि हम लोग रायबरेली में दबंगों का आतंक है। गाड़ी टकराने के बाद हुआ है विवाद, दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट की वारदात कैमरे में कैद हो गई। सदर कोतवाली क्षेत्र के ये पूरी घटना है जहां पर मारपीट हुई है। तो गाड़ी टकराने के बाद ये विवाद हुआ है, तो दोनों गुटों में जमकर मारपीट हुई और इस मारपीट का पूरा वीडियो वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सदर कोतवाली क्षेत्र की ये पूरी घटना आपको बता रहे हैं। तो किस कदर ये मारपीट हुई है, और देखिए इस मारपीट को देखने के लिए तमाम लोग मुख्य दर्शक बनकर वहां पर खड़े रहे। भारी भीड़ लग गई, लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। और देखिए दो पक्षों में किस तरह ये मारपीट हुई है। दो गाड़ी आपस में टकराती है और इस टक्कर के बाद दोनों पक्षों में ये मारपीट शुरू हो जाती है। चलिए 10 के एजेंडे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।